हेलो बच्चा पार्टी। आज हम क्या करेंगे, सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके। आपके कंडक्टर्स वो होते हैं, फर्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ये पहले से जानते हैं। और इसमें जो कंडक्टिविटी रेंज होती है, ये याद रखना, 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की इक्वल होती है। कंडक्टर्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को फर्दर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्लासीफाई किया गया है। इसके ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके डिटेल स्टडी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, उसमें और डिटेल मिल जाएगा। यहाँ जल्दी जल्दी से मेन डिफरेंस देख लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। मेटेलिक कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में आइंस के द्वारा होती है, जैसे NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो सॉलिड में और मोल्टन स्टेट दोनों में हो सकती है। इसमें केवल मोल्टन या सॉल्यूशन स्टेट में पास हो सकती है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आइंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, केवल मोल्टन या सॉल्यूशन में ही होते हैं आइंस के द्वारा। इसमें मेटेलिक में नो फिजिकल चेंज नो केमिकल चेंज, इसमें फिजिकल केमिकल चेंज दोनों होते हैं, जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस वाले टॉपिक में देख चुके हैं। और फिजिकल चेंज इसमें अगर नोटिस किया गया तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो भी तब जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ओके। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। मेटेलिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज, जबकि इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज। इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करें तो एसिड, बेस, साल्ट, NaCl, KCl। बेस की बात करें NaOH, HCl, NaOH, ये एसिड का हो जाएगा। KOH बेस हो गया, H2SO4 एसिड हो गया। ये सारे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं। और मेटेलिक कंडक्टर में कोई भी मेटल एटम, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके। और इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, जिनका कंडक्टिविटी रेंज होता है वो 10⁻⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की इक्वल होता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से जानते हैं, वुड, सल्फर, रबर एक्सेट्रा। जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती वो इंसुलेटर। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। अब सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें, यहाँ थोड़ा समझने वाली है। दीज आर द सॉलिड्स विच शो कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। जो कंडक्टिविटी रेंज होती है वो 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की इक्वल होती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। अब सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करें टाइप्स की, तो सेमीकंडक्टर्स बेटा दो तरह के होते हैं: प्योर, जिनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, और इम्प्योर, जिसमें कि एक्सट्रिंसिक, यानी इम्प्योर का मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है। इम्प्योरिटी जब प्रेजेंट रहती है उस बेसिस पे ये N टाइप के होते हैं, यानी नेगेटिव टाइप, या P टाइप पॉजिटिव टाइप। प्योर यानी या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें क्या होते हैं, दीज आर द पुअर कंडक्टर बट बिकम्स कंडक्टर ऑन हीटिंग। यानी इसमें अलग से कोई इम्प्योरिटी नहीं ऐड की हमने। ये वैसे नॉर्मली तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। जब आप इसे इलेक्ट्रिसिटी वो हीट सप्लाइड करते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी देती है इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, तो जो लूजली हेल्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव करने लगते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके। और इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें अलग से कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तब वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, अदरवाइज इंसुलेटर होते हैं। और बाहर से जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो इम्प्योरिटी ऐड करना कहलाता है डोपिंग। इम्प्योरिटी ऐड करना क्या कहलाता है, डोपिंग। तो किस टाइप की इम्प्योरिटी ऐड की, उसी बेसिस पे ये 2 टाइप्स के होते हैं, N टाइप और P टाइप। N टाइप मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ये वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। और P टाइप वो होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो कहलाते हैं P टाइप। और थोड़ा समझने के लिए आप ये देखिए, आगे पास हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट, 14 के एलिमेंट, 15। ग्रुप 13 के एलिमेंट ये सारे हैं, 14 के, 15 के। अगर हम ग्रुप 14 में इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी जैसे 15 ग्रुप का एलिमेंट अगर हम ऐड करते हैं, तो हमारा कौन सा कंडक्टर बनता है, ये वाला N टाइप का। आप ये देखिए, ग्रुप 14 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और आप में ऐड कर रहे हैं 5, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, 4 से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो N टाइप। ऐसे ही ग्रुप 14 में अगर हम 13 का इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी P टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आप ऐड कर रहे हैं। ये इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 वाला, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर ऐड कर रहे हैं तो P टाइप का पॉजिटिव टाइप का, इलेक्ट्रॉन रिच ऐड कर रहे हैं तो N टाइप का। आप बताइए, अगर 14 को 13 में ऐड करें तो
अगर 14 का ग्रुप 13 में ऐड करें इम्प्योरिटी तो कौन सा होगा, एन टाइप का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इम्प्योरिटी किस टाइप की आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसी बेसिस पे होता है एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर। और थोड़ा सा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, हमने क्या किया, एक सिलिकॉन के सारे लेटिस बनाए हुए, इसमें सारे एलिमेंट सिलिकॉन के हैं। तो अगर हमने सिलिकॉन का मतलब ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं, ये सारा जो नेटवर्क है वो सिलिकॉन का है। अगर इसमें हमने 13 ग्रुप का Ga ऐड कर दिया, ये जो हमने ऐड किया है 13 ग्रुप का Ga ऐड कर दिया, Ga, ओके। अब मैं आपको बता दूं, सिलिकॉन का मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 4। अगर Ga की बात करें तो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा होंगे केवल 3, 1 2 3, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम है मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। तो Ga ऐड करने पर हमने क्या ऐड किया, Ga सिलिकॉन में, तो ये कहलाएगा डोपिंग सिलिकॉन विद Ga। तो इससे जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो पी टाइप का बन जाएगा आपका, ओके। अगर इसी में हमने देखिए 15 ग्रुप का एलिमेंट As ऐड कर दिया, आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक ऐड किया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे, 4, तो 1 2 3 4। अब आर्सेनिक 15 ग्रुप है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन है तो मतलब नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव टाइप है तो यह बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये दो हमने सेमीकंडक्टर बता दिए। अगर 13 का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऐड किया है तो पी टाइप का, और 15 ग्रुप का ऐड कर दिया 14 में तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो ये था इम्प्योरिटी कंटेनिंग सेमीकंडक्टर। चलिए अब यहाँ एक बात आती है कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होती है कंडक्टर्स में, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर्स में। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं बेंड मॉडल। मेटल की बॉन्डिंग को शो करने के लिए एक थ्योरी थी बेंड मॉडल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिस पे थी। तो ये बेंड मॉडल ये कहता है कि किसी भी मेटल में दो तरह की बेंड होती हैं, एक कंडक्शन बेंड और एक वैलेंसी बेंड। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बेंड कौन सी हो गई, कंडक्शन बेंड, जिसको हमने Cb से डिनोट कर दिया, एक वैलेंसी बेंड जिसको हमने Vb से डिनोट किया। अब ये होता क्या है, जरा इसको और देख लेते हैं। अगर हमारे पास लिथियम है, ये देखिए लिथियम है ना, तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ये होता है 1s2 2s1 2p0। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये 1s2 हो गया, ये 2s1 और ये 2p0। तो ये जो 2s1 जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसको तो बोलेंगे वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड। और इसके जस्ट आफ्टर एम्प्टी ऑर्बिटल ये कहलाएगा कंडक्शन बैंड। इस बात को समझो, लिथियम के जो लिथियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल है ये 2s1, ये कहलाएगा आपका वैलेंस बैंड। और इसके जस्ट आफ्टर नेक्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके बाद बहुत सारे एम्प्टी होंगे लेकिन जस्ट आफ्टर जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो कहलाता है कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करता है। इसी को हम सोडियम के केस में देख लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ओके 11 यानी 1s2 2s2 2p6 3s1 3p0। तो ये तो हो गया बैलेंस बैंड जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है, और 3p0 ये कहलाएगा कंडक्शन बैंड जिसमें कि इलेक्ट्रॉन नहीं है नेक्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल। तो आपकी समझ में आ गया कि मेटल में दो तरह के बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल, और कंडक्शन बैंड का मतलब नेक्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल। तो बच्चा पार्टी जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, बैंड मॉडल थ्योरी ये कहती है, बैंड मॉडल ये कहता है कि प्रत्येक सबस्टेंस में दो तरह के बैंड होते हैं, ये नीचे वाले वैलेंस बैंड और ऊपर वाले कंडक्शन बैंड, और इनके बीच में जो गैप होता है ये कहलाता है एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। ये रहा बीच में एनर्जी गैप, ये रहा बीच में एनर्जी गैप। तो ये जो बीच में स्पेस है वो कहलाता है एनर्जी गैप। आपको दिख रहा है यहाँ पर एनर्जी गैप सबसे कम है, यहाँ सबसे ज़्यादा, यहाँ सबसे ज़्यादा है। यहाँ एनर्जी गैप इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ से मूव करके इसमें चला जाता है। तो कनेक्टिविटी पर इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही, द केस ऑफ कंडक्टर यानी मेटल के केस में ये होता है। और इंसुलेटर के केस में ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कीमत पर यहाँ से मूव करके कंडक्शन बैंड में नहीं मूव कर पा रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी, इंसुलेटर का केस, ओके।
और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो मिडिल में, इसका एनर्जी गैप इज इन इंटरमीडिएट ऑफ मेटल एंड इंसुलेटर। तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके नहीं जा पाएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन कब चला जाएगा, आपने हीट करके एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जंप कर गया, ये कहलाएगा प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरा ऑप्शन ये कि इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दो, होल क्रिएट कर दो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ मूव करके इधर पहुँच जाएगा। तो ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये होल नेगेटिव टाइप है तो एन टाइप, पॉजिटिव टाइप है तो पी टाइप। तो आपकी समझ में आ गया कि एनर्जी गैप अगर सबसे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा, यानी इंसुलेटर। एनर्जी गैप बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर रहा है, कंडक्टर्स, और इजीली मूव नहीं कर रहा है, या तो हीट करने पर या इम्प्योरिटी की प्रेजेंस में मूव कर रहा है, तो दिस इज द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टर। तो इसमें यही हमने लिखा है कि एनर्जी गैप बहुत कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो गुड कंडक्टर ऑफ फ्लेक्सिटी। और एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भी मूव नहीं कर सकता है, यानी कंडक्शन हो ही नहीं सकता, इट मीन्स इंसुलेटर। और सेमी कंडक्टर की बात करें कि इंसुलेटर और मेटल्स के बीच में जो होता है एनर्जी गैप, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, वो हीट करने पर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा या फिर इम्प्योरिटीज की वजह से। इट इज़ द केस ऑफ सेमी कंडक्टर। अब अच्छा पार्टी बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। 11th में हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जब मूव करता है तो उसकी वजह से होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जनरली जो हम 11th में पढ़े थे वो ये थे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन वो सब्सटेंस होते हैं दो तरह के मेनली, डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो अगर अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो वो होता है केस ऑफ डाईमैग्नेटिक। अगर एक इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन भी अगर अनपेयर्ड है कन्फिग्रेशन में, तो वो सब्सटेंस कहलाता है पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक में और पार्ट में फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। तो इन 12th स्टैंडर्ड वी कैन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बेसिस पे सॉलिड्स आर ऑफ 5 टाइप्स, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड लास्ट वन इज फेरीमैग्नेटिक। इसको वन बाई वन देख लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं विच आर वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डाईमैग्नेटिज्म, एंड इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तब ये प्रॉपर्टी होती है। अगर एक भी अनपेयर्ड है तो वो डाईमैग्नेटिक नहीं होगा। एग्जाम्पल NaCl, वाटर, बेंजीन एक्सेट्रा। ऐसा क्यों? ये क्लॉकवाइज है प्लस हाफ, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ, प्लस माइनस एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट रिजल्ट जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, ये सब्सटेंस कहलाएगा डाईमैग्नेटिक, और इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे डाईमैग्नेटिज्म। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं विच हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेट के पास आयरन को रख दो तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, यानी पैरामैग्नेटिक है। और ये होते कब, किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कन्फिग्रेशन लिखते समय, तो वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। एग्जाम्पल है Cu डबल पॉजिटिव, Fe ट्रिपल पॉजिटिव, Cr ट्रिपल पॉजिटिव, O2 इन सब में एटलीस्ट वन, एक से ज़्यादा भी पॉसिबल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे कहलाएंगे? पैरामैग्नेटिक। चलिए अब नेक्स्ट जो नए वर्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी, इनके बारे में बात करते हैं। बच्चा पार्टी जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर लेते हैं तो दीज आर द सब्सटेंस which are strongly attracted by external magnetic field and remains magnetic even in absence of external magnetic field. This property is due to spontaneous alignment of magnetic movements, इनको हम डोमेन्स ही बोलते हैं, in the same direction. It means ये है बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं कि मैग्नेट के पास रखे अट्रैक्शन शो हो गया, और मैग्नेट हटाने के बाद वो खुद मैग्नेट बन जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड रिमेन्स मैग्नेटिक इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसा होता क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की जैसे जैसे अपने मैग्नेटिक फील्ड में, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अलाइन अप हो गए, सारे क्लॉकवाइज हो गए या सारे एंटी क्लॉकवाइज हो गए, तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनके एग्जांपल हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड। दी सब्सटेंस आर यूज्ड टू मेक मैग्नेटिक टेप्स, या परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आते हैं बेटा ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो वो सब्सटेंस
जो मैग्नेट के पास रखा अट्रैक्ट हो गए और मैग्नेट हटा दिया तो खुद मैग्नेटिक हो गए बेटा, खुद मैग्नेट का काम करने लगे, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, और बेटा अगला है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बेटा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हों लेकिन ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। फिर से समझो, हमने प्रीवियस क्लास में अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि वो सारे इलेक्ट्रॉन मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं या सब्सटेंस अट्रैक्ट होते हैं जिनके पास एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो ये वो सब्सटेंस इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है फिर भी मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो क्यों होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। इनका मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो इसलिए होता है कि जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के एंटी अरेंज हो जाते हैं। जैसे ये क्लॉकवाइज है अनपेयर्ड है, ये एंटी क्लॉकवाइज अनपेयर्ड है, तो इन दोनों का नेट डायपोल मूवमेंट जीरो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नेट डायपोल मूवमेंट जीरो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो। तो जब टोटल जीरो हो गया, अब अनपेयर्ड है तो होना कैसा चाहिए पैरामैग्नेटिक, लेकिन बिहेव कैसे कर रहा है डायमैग्नेटिक की वजह तरह से। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, अगला है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं विच शो लेस मैग्नेटिक मूवमेंट देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी केवल 2 की वजह से निकल रही है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम मैग्नेटिज्म हो तब ये कहलाते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। जैसे एग्जांपल है इसमें Fe3O4, Mg Fe2O4, Cu Fe2O4, Zn Fe2O4। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक कैंसिल आउट कर देते हैं, कुछ के कैंसिल आउट नहीं हो पाते, तो जिनके नहीं हो पाते केवल उनका मैग्नेटिक मूवमेंट शो किया जाता है। जैसे यहाँ चेक करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन सारे अनपेयर्ड हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन ये क्लॉकवाइज इसका कैंसिल नहीं हुआ। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 हैं, और लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट केवल एक की वजह से, क्योंकि बाकी 4 ने तो एक दूसरे का कैंसिल कर दिया। तो ये कहलाते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फिर से समझो, फेरी मैग्नेटिक बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, और एंटी फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो है, तो ये कहलाते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड रिमेन्स मैग्नेटिक इन इवन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड स्टेट का ये सेकंड लास्ट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस सॉलिड स्टेट में जितने फॉर्मूले यूज़ हुए हैं उनके बेसिस जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग। ओके, गुड बाय।